इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्नाटक संगीत को भारतीय शास्त्रीय संगीत की कौन सी शैली माना जाता है। तो इसे जो है दक्षिण भारतीय शैली माना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीतकारों में से कौन शामिल है। तो इसमें जो है त्यागराज शामिल है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कर्नाटक संगीत के विकास में किस त्रिमूर्ति का विशेष योगदान माना जाता है। तो इसमें त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शैलियों में से एक कौन सी है। तो वह जो है ध्रुपद शैली है। कौन सी शैली है? ध्रुपद शैली है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्वालियर घराना किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो ये जो ग्वालियर घराना है यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगला क्वेश्चन है कि किराना घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये किराना घराना है यह स्वर प्रधान गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किराना घराने के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। तो किराना घराने के संस्थापक के रूप में उस्ताद अब्दुल करीम खान को माना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्या क्वेश्चन है आप लोग बताएं। कह रहा है कि उस्ताद अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित है। तो उस्ताद अब्दुल करीम खान जो है किससे संबंधित है? किराना, ग्वालियर, पटियाला, जयपुर, अतरौली। तो यह जो है किराना घराने से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के प्रसिद्ध गायक थे। पहला ऑप्शन है किराना, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है पटियाला, चौथा है आगरा। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है यह किराना घराने से संबंधित है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इस चैनल पर आपको डेली जीके के और रीजनिंग के और मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि पटियाला घराने की स्थापना किसने की थी। तो पटियाला घराने की स्थापना जो है उस्ताद अली बख्श खां और उस्ताद फतेह अली खान ने किया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पटियाला घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो पटियाला घराना है यह गायन शैली के लिए संबंधित है, प्रसिद्ध है। इसका भी विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैहर घराने की संस्थापक कौन थे। तो मैहर घराने के संस्थापक जो हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान थे। कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैहर घराना किस क्षेत्र की संगीत परंपरा से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो मैहर घराना जो है यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसका भी विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदौर घराने के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। तो इंदौर घराने के संस्थापक के रूप में उस्ताद अमीर खां को माना जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद अमीर खां किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो जो उस्ताद अमीर खान हैं यह जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन शैली के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। अभी तक जो 15 क्वेश्चन थे ये स्टैटिक जीके को क्वेश्चन थे। और ये जो है अगले क्वेश्चन चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। ये जो है हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हिस्ट्री का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है,
कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि लगभग कितनी मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि जो है यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका भी विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पहली बार किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में पहली बार जो है हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है कि हड़प्पा की खुदाई वर्ष 1921 में किसके द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में जो है यह दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। कह रहा कि मोहनजोदड़ो की खोज या खुदाई से किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। तो यह जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो है आर.डी. बनर्जी का नाम सबसे पहले जुड़ा हुआ है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी यह सुव्यवस्थित नगर नियोजन थी। क्या थी, सुव्यवस्थित नगर नियोजन। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किस प्रकार की सड़क व्यवस्था पाई गई। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो है यह गिर यानी कि समकोणीय व्यवस्था पाई गई थी सड़कों की। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशाल स्नानागार जो है यह मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की संरचना जो है यह सार्वजनिक स्नानागार है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था सुव्यवस्थित और ढकी हुई थी। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में कौन सी गतिविधि प्रमुख थी। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में जो है कृषि और व्यापार गतिविधि थी अर्थव्यवस्था में। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसलों में कौन सी शामिल थी। तो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसलों में गेहूं और जौ शामिल थी। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस फसल के प्रमाण भी मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है कपास के फसल भी मिले हैं। इसका भी विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में हल चलाने के प्रमाण किस स्थल से जुड़े हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हल चलाने के प्रमाण जो है यह कालीबंगा से मिले हुए हैं। जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा से मिले हुए हैं हल चलाने के। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख रूप से जो है कांस्य का प्रयोग किया जाता था धातु के रूप में। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कैसे माने जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाण जो है बहुत कम और संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सामान्यतः दो प्रमुख भाग कौन से थे। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में दो प्रमुख भाग जो है गढ़ यानी कि दुर्ग और निचला नगर थे। इसका भी विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि गढ़ का मुख्य उपयोग किस प्रकार के उद्देश्यों के लिए होता था। तो गढ़ का प्रमुख उपयोग जो है सार्वजनिक और प्रशासनिक तथा धार्मिक गतिविधियों के उद्देश्य के लिए होता था। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार किस किस किससे सबसे अधिक स्पष्ट होता है। तो पृथ्वी का वास्तविक आकार जो है जियोइड से स्पष्ट होता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग जो है 12,756 किलोमीटर है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, यानी कि 24 घंटे में। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन का मुख्य परिमाण क्या है। तो पृथ्वी के घूर्णन का मुख्य परिमाण जो है दिन और रात का होना है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में तय करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा कैसी होती है। तो पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा जो है अंडाकार होती है। कैसी होती है, अंडाकार। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का कक्षीय तल से झुकाव कितना है। तो यह जो है 66 डिग्री 30 मिनट है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का कक्षीय तल के अभिलंब से झुकाव कितना है। तो यह जो है 23 डिग्री 30 मिनट है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी की स्थिति क्या कहलाती है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी जो है पेरिजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पेरिजी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति क्या कहलाती है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की स्थिति अपोजी कहलाती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन अक्षांश
किस दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं? तो अक्षांश जो है पूर्व पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन अगला कि देशांतर किस दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं? तो देशांतर जो है उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? तो भूमध्य रेखा का अक्षांश जो है यह 0 डिग्री है। इसका भी विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर कितना है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर जो है यह भी 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो 1 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतर 4 मिनट होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो टॉपिक है यह पॉलिटी के क्वेश्चन है। किसके? पॉलिटी के क्वेश्चन। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान की परंपरा सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो संविधान की परंपरा सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है? तो संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका भी विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसका भी विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसमें जो है 389 सदस्य होने थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और चैनल को पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? तो स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मसौदा संविधान पर जनता से सुझाव लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? तो मसौदा संविधान पर जनता से सुझाव लेने के लिए प्रकाशित कर सुझाव आमंत्रित किए गए। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि
भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा ने संविधान बनाने में लगभग कितना समय लिया? तो संविधान सभा ने संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो टॉपिक है ये भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो है सीमित संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग करना है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में मुख्यतः व्यक्तिगत उपभोक्ता और फर्म का उपयोग अध्ययन किया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समष्टि अर्थव्यवस्था किसका अध्ययन करता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था जो है यह पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जनक जो है यह अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जेएम कीन्स को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ किसे से संबंधित है? तो एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ जो है मांग और आपूर्ति के माध्यम से बाजार का समायोजन से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एडम स्मिथ किस नीति के समर्थक थे? तो एडम स्मिथ जो है हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अल्फ्रेड मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अल्फ्रेड मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जेएम कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो जेएम कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी है। ये दोनों है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कीन्स के अनुसार मंदी के समय किस प्रकार की सरकारी नीति उपयोग हो सकती है? तो उस समय जो राजकोषीय हस्तक्षेप नीति उपयोग हो सकती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सामान्यतः किसके पास होता है? तो यह जो है निजी क्षेत्र के पास होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिक नियंत्रण होता है? तो उस पर जो है सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र का अधिक नियंत्रण होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका सह अस्तित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत को सामान्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो भारत को सामान्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप तक अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।